असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपने भी अगर शेयर मार्केट में काम किया है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एफएनओ में आपने काम किया है, इंट्राडे में काम किया है, इवन कमोडिटी और साथ के साथ अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड, उसके अंदर अगर आपने काम किया है, तो आज के सेशन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इन सभी की कॉम्पिटिशन्स के ऊपर और साथ ही मैं प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग आपको दिखाने वाला हूं। आईटीआर 3 फाइलिंग हम सीखेंगे कंपटीशन के साथ में, इन सभी कंपोनेंट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सबसे पहले आपको मैं ज़ीरोधा की शीट दिखाता हूं। इसके अंदर हमारे इस क्लाइंट ने सारे एरियाज़ में काम किया है। इसमें लॉसेस भी आपको मिलेंगे, इंट्राडे में एफएनओ में भी लॉस मिलेगा, प्रॉफिट भी आपको मिलेंगे, डिटेल कंपटीशन सीखने के लिए मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले इस शीट को एक बार ध्यान से समझते हैं। ये हमारी सबसे पहले ज़ीरोधा की टैक्स पीएनएल है। इसके अंदर इक्विटी की शीट आपको मिल जाएगी। इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इंट्राडे के अंदर यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिट है और लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी, हमको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को बाइफरकेट करना होगा बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई के अंदर। रीज़न बीइंग 23 जुलाई 2024 को हमारा बजट पार्ट 2 आया था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था रेट चेंज हो गए थे, लॉन्ग टर्म के भी और शॉर्ट टर्म के भी। तो हमको उनका बेनिफिट लेने के लिए पहले रेट कम थे, फिर रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो हमको उसका बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर इस प्रॉफिट को बाइफरकेट करना होगा कि हमारा बिफोर 23 जुलाई कितना प्रॉफिट था एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई हमारा कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ये हमको बाइफरकेट करना होगा। बाकी इंट्राडे में बाइफरकेशन की ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे में सेम स्लैब रेट लगेगा। इसमें इंट्राडे में हमारा लॉस है, लॉस कैसे रिपोर्ट करना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। सेकंड हमारा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में भी हमको डेटा मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट जब आप चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड में एक तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इक्विटी है। इक्विटी के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इक्विटी का केस बहुत ही सिंपल होता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी जो होता है उसका सेम ट्रीटमेंट होता है जो इक्विटी शेयर्स हमने पढ़े थे। इक्विटी शेयर का जो ट्रीटमेंट होता है वही इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता। डेट के केस में डिफरेंस आता है। अब डेट के केस में आप देखेंगे, डेट में एक आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म ट्रेड डेट, एक मिलेगा लॉन्ग टर्म ट्रेड डेट, एक मिलेगा डेट परचेजेस पोस्ट 1 अप्रैल 2023। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं। 1 अप्रैल 2023 के बाद में जितने भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? वो वाले म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी का शेयर 35% से कम है, ऐसे म्यूचुअल फंड को डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। और इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको हमेशा शॉर्ट टर्म में ही गेन होंगे या लॉस होगा, वो शॉर्ट टर्म ही काउंट किया जाएगा। ऑलवेज वो शॉर्ट टर्म होंगे, इवन तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी हो वो हमेशा शॉर्ट टर्म के अंदर ही जाएंगे। लेकिन वो अगर आपने परचेज किए हैं पोस्ट 1 अप्रैल 2023 से, ये अमेंडमेंट लॉ के अंदर आई थी। लेकिन अगर आपने उससे पहले से वो होल्ड किया हुआ है तब आपको यहाँ बाइफरकेशन मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। सो आपके केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर बाइफरकेशन दिखता है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो इसका मतलब आपने वो जो म्यूचुअल फंड है वो बाय किया है 1 अप्रैल 2023 से पहले, इसीलिए आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बाइफरकेशन आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई बाइफरकेशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में ये परचेज किए हैं और ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट अभी हम सीखेंगे जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमको ये रिपोर्ट करने होते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा एफएनओ आता है। एफएनओ के अंदर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एफएनओ में ऑप्शंस के अंदर हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, फ्यूचर के अंदर हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। उसके बाद करेंसी की बात करें तो करेंसी में भी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। करेंसी ऑप्शन में आपको 65792 का टर्नओवर है एंड प्रॉफिट आपको इतना ही हुआ है। एंड कमोडिटी में भी हमारा केस है। कमोडिटी के अंदर अगर आप देखेंगे, कमोडिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ही हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुए हैं। तो ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपको इस केस के अंदर सीखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले वन बाय वन आपको मैं समझाता हूँ कौन से हेड में उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। देखिए, इक्विटी के अंदर जो इंट्राडे होते हैं ये पीजीबीपी में जाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ये कैपिटल गेन में जाते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड भी आपके जो है वो कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे। उसके बाद एफएनओ के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, एफएनओ के प्रॉफिट आपके पीजीबीपी में जाते हैं और ये नॉर्मल इनकम इसको कंसिडर किया जाता है। जो इंट्राडे की इनकम होती है वो स्पेकुलेटिव होती है, देखिए लिखा भी हुआ है स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। जो एफएनओ की इनकम होती है वो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं।
नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम माना जाता है उसको। करेंसी की जो आपका ट्रेड होता है इसको भी नॉर्मल पीजीबीपी इनकम के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। कमोडिटी को भी नॉर्मल बिजनेस के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपके अदर डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं, जो आपके डीपी चार्जेस होते हैं और एएमसी चार्जेस होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसका एक्सपेंस कैसे क्लेम करना है वो भी हम सीखेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं अपनी कॉम्पिटिशन शीट के ऊपर। एंड कॉम्पिटिशन शीट में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसकी कॉम्पिटिशन की हुई है। आपको मैं बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, बैलेंस शीट कैसे आपको बनानी है और पीएनएल में कैसे इसको रिपोर्ट करना है। अब पीएनएल में रिपोर्ट करने से पहले सबसे पहले चेक करेंगे टर्नओवर कितना है। रीज़न बीइंग, टर्नओवर अगर हमारा 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक व्हाट इज द टोटल टर्नओवर इन दिस केस, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, तो हम सबका टर्नओवर चेक करेंगे। सबसे पहले इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी में आप देखिए इंट्राडे का टर्नओवर 679 रुपीज़ है, जो कि हमने अपनी शीट में 679 रुपीज़ डाला हुआ है। सेकेंड है इक्विटी फ्यूचर, एफएनओ के अंदर जाइए। इक्विटी के अंदर फ्यूचर में देखेंगे आप 49,84,755, 49,84,755। इक्विटी ऑप्शन में देखेंगे 80,18,990, 80,18,990। एंड उसके बाद आप जाएंगे करेंसी में। करेंसी में ऑप्शन का टर्नओवर देखिए कितना आ रहा है, 65,792, 65,793 हमने डाल दिया है। कॉमोडिटी ऑप्शन, कॉमोडिटी के अंदर अगर आप टर्नओवर देखेंगे, ये रहा टर्नओवर, इसमें अगर आप ऑप्शन का देखेंगे तो 1,28,255, 1,28,255 एंड कॉमोडिटी फ्यूचर का टर्नओवर 208,265, 208,265। सभी का आप टोटल करेंगे, हमारे केस में आ रहा है 1,34 लाख और 6,737। बिकॉज ये वाला जो केस है इसमें 100% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हुई है, कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो टैक्स ऑडिट की लिमिट लगेगी दैट वुड बी 10 करोड़ रुपीज़ एंड हमारी जो टर्नओवर है वो है 1,34 लाख विच इज़ लेस देन 10 करोड़ रुपीज़, विच मीन्स इन दिस केस वी डोंट नीड टू डू टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं आएगी, बट हमको बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके चलने हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद हम यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब चलते हैं पीएनएल के अंदर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले आपको बनाना है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से आप अमाउंट डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको टर्नओवर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टर्नओवर जो ये होता है ये स्पेशल तरीके से निकाला जाता है। इसकी कैलकुलेशन एक स्पेशल मेथड से होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेकर के चलनी होती है। वैसे तो जीरो दो हमको काउंट करके देता है, बट आप अगर काउंट करना चाहते हैं तो जो भी आपका रियलाइज पीएनएल है इसको आप एब्सोल्यूट फिगर में लीजिए एंड उसका टोटल कीजिए तो आपका टर्नओवर काउंट हो जाएगा। आईसीएआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये टर्नओवर काउंट किया जाता है। उसके बाद तो फिर आप अगर इसको पीएनएल में रिपोर्ट करेंगे तो परचेजेस आपकी एक्यूरेटली आएंगी नहीं, इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि पीएनएल अकाउंट में जो आपका नेट अमाउंट है उसको आप रिपोर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेट अमाउंट है बिजनेस से रिलेटेड वो हम रिपोर्ट करेंगे पीएनएल के अंदर। आप सबसे पहले इक्विटी पे जाइए और इंट्राडे के अंदर आप देखेंगे इंट्राडे का हमारा लॉस है 679 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, लॉसेस को आपको डेबिट साइड में रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप नीचे डेबिट साइड में इंट्राडे लॉस देखेंगे, हमने रिपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने टर्नओवर भी रेफरेंस के लिए मेंशन की हुई है, दैट इज़ अप टू यू, आप अगर करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये टर्नओवर यहाँ मत डालना क्रेडिट साइड में, बिकॉज फिर आपको परचेज डालनी पड़ेगी और परचेज आपको डिफरेंस डालना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपकी नेट वैल्यू आती है परचेज की, जो भी नेट वैल्यू प्रॉफिट की है या लॉस की है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर दो। तो हमारे केस में इंट्राडे का जो लॉस आ रहा है दैट इज़ 679 रुपीज़, वो हमने रिपोर्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड तो कैपिटल गेन में जाएंगी, इसको यहाँ नहीं डालना है। एफएनओ उसके बाद आ जाता है। एफएनओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो एफएनओ में मेरा ऑप्शन का जो प्रॉफिट है वो 92,697 है। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, वेयर इज ऑप्शन, ये रहा। इक्विटी ऑप्शन का प्रॉफिट है 92,679 एंड फ्यूचर का लॉस आपको दिख रहा होगा। फ्यूचर के अंदर लॉस हुआ है 2,60,415 का, तो फ्यूचर का लॉस हमने यहाँ डाला हुआ है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो भी लॉसेज हैं, लॉसेज आपको डेबिट साइड में रिपोर्ट करने हैं, जो भी इनकम है वो आप क्रेडिट साइड में रिपोर्ट करेंगे। तो 2,60,415 का लॉस हमने यहाँ पर फ्यूचर का रिपोर्ट कर दिया है। मूविंग फर्दर, करेंसी भी हमारे केस में है। करेंसी का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज़ 65,792, 65,793 ये रहा। और ऑप्शंस का प्रॉफिट, कमोडिटी का ऑप्शन आप देखेंगे 60975, 60975 एंड फ्यूचर का अगर आप देखेंगे फ्यूचर करेंसी 1,67,000
389 ये हमारा मैच हो गया। तो देखिए जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप क्रेडिट साइड में रिपोर्ट करेंगे, जो भी आपका लॉस है वो आप डेबिट साइड में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद नेट फिगर अगर आप चेक करेंगे तो नेट फिगर हमारे केस में जो नेट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है। हो सकता है आपके केस में लॉस भी आ रहा हो, बट मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, हमारा जो क्लाइंट है इसने कभी भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं किया है। तो लॉस भी अगर हमारा आता, लॉस को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो आप एक बार टैक्स ऑडिट के लिए किसी सीए से या प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। बट हमारा ये केस बहुत क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर 44 AD कभी भी ऑप्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना पीएनएल बना लिया है, बैलेंस शीट अभी मैं बताऊँगा आपको कैसे बनाना है, एंड फिर इसको हम अपनी आईटीआर में अपलोड कर देंगे। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट इन दिस स्पेसिफिक केस। मूविंग फर्दर, मूविंग टू द बैलेंस शीट पार्ट। अब बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें डालनी होगी। कई लोग जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि सर आप हमारी, अच्छा यहाँ पर भी ना पीएनएल में आप और एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं जो कि आपने बिजनेस से रिलेटेड है, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़, जो भी एक्सपेंस आप क्लेम करेंगे वो आपने अपनी बैंक अकाउंट से पेमेंट किया हो, उसका बिल प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, एंड वो रेलिवेंट टू योर बिजनेस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बाइक खरीदी, अब लोग मेरे से बोलते हैं मैंने बाइक खरीदी, एक गाड़ी खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं। तो अब उसको अगर आप क्लेम करोगे, उसकी डेप्रिसिएशन की शीट बनाओगे, तो आप अपने लिए ही कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये, कोई बाइक और कार आप कैसे बिजनेस में यूज़ कर रहे हो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? सर हम तो क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं। देखिए इतना इजीली वो चीज़ जस्टिफाई करना मुश्किल है। सेफर साइड पर रहना चाहते हो तो आप मत उस चीज़ को क्लेम करो, बिकॉज आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर नहीं रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी एक एक जर्नल एंट्री की है या सारी एंट्रीज की हैं, हमने तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये तो हमारे पास प्रूफ है। इसके अलावा कोई एक्सपेंस क्लेम करोगे तो उसको आपको जस्टिफाई करने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मत करो। अगर जेन्युइन खर्चा है तो कर भी सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट आप जो असेट दिखाने के लिए बोलते हो, जैसे सर मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है, अगर वो आप अपने बिजनेस में दिखाओगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। सबसे पहले हमारे पास कई क्लाइंट्स आते हैं कि सर हम तो लैपटॉप ले रखा है, हमने मैकबुक लिया हुआ है, उसको आप हमारे बिज़नेस में रिपोर्ट कीजिए। देखो उसमें बिज़नेस में रिपोर्ट हम कर सकते हैं, बट वो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। वाई? बिकॉज आपको फिर इसके साथ डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बनाना होगा। मुझे समझाने में कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ लेकर के आपको समझा दूंगा कैसे करना है, बट आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। डेप्रिसिएशन शेड्यूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, ब्लॉक्स में कैलकुलेशन होती है, 180 डेज़ का कंसेप्ट होता है, वो आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हो अगर आप मतलब खर्चा क्लेम करने के चक्कर में आप डेप्रिसिएशन का बहुत कॉम्प्लेक्स चल जाओगे। छोटा मोटा खर्चा है लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, वाईफाई एक्सपेंसेस, उसको आप कर सकते हो क्लेम अगर वो आपने बिजनेस के यूज़ के लिए किया है और आपके पास प्रॉपर बिल अवेलेबल है, बैंक अकाउंट से पेमेंट की है, दैट इज़ अलाउेबल। बट फिक्स एसेट्स को मत दिखाइए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट पे आएंगे, इसीलिए आप देखेंगे हमारे केस में फिक्स एसेट मैंने कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है। तो सर और क्या रिपोर्ट करेंगे? बैंक बैलेंस आपको रिपोर्ट करना है। बैंक बैलेंस आप अपना जितने भी बैंक अकाउंट है उसका 31 मार्च 2025 का बैंक बैलेंस चेक कीजिए एंड उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद शेयर एंड सिक्योरिटी का बैलेंस आपको मिल जाएगा। जैसे जीरोधा है तो जीरोधा के लेजर बैलेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा 55,890 रुपीज़, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। बाकी का जो अमाउंट है वो आपके कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नाउ अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि यहाँ पर मैंने एक एक जनरल एंट्री बैंक से नहीं मारी है, हम एस्टिमेट बेसिस पर ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में से जो आपका प्रॉफिट है वो आपका ट्रांसफ़र होकर आएगा पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट में क्या प्रॉफिट है? 58,031 का। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे 58,031, ठीक है। 58,031 का ये आ जाएगा। जो बैलेंस बचा वो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसमें 15,58,759 डाल दीजिए एंड इस तरीके से आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। ओके सर, ये काम हमारा हो गया है। उसके बाद एक छोटा सा काम और रह गया जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल गेन। अब बिजनेस का पार्ट हो गया आपका, पीएनएल आप सीख गए, बैलेंस शीट सीख गए, अब आ जाइए कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन में जब आप जाएंगे तो आपको इक्विटी में चाहिए होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एंड म्यूचुअल फंड का है, ये हमारा शॉर्ट टर्म ही रहेगा बिकॉज ये पोस्ट 1 अप्रैल 2023 हमने ये परचेज़ किए थे, तो ये भी हमारा ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये जो डेट म्यूचुअल फंड है ना, ये सेक्शन 11A के अंदर नहीं टैक्सेबल होंगे। जैसे इक्विटी के अभी हम पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर जो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म वाले, वो सेक्शन 111A के अंदर चार्ज किए जाते हैं
एंड 23 जुलाई से पहले अगर होगा तो 15% है और उसके बाद है तो 20% होता है। बट ये वाले जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहते हैं और इनके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। ये सेक्शन नंबर 111A के अंदर नहीं जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है डेट म्यूचुअल फंड के केस में, तो इसीलिए स्पेशली मैं इस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इक्विटी पार्ट। अब इक्विटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नाउ यहाँ पे अगर आप नीचे वर्किंग इसकी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा इस शीट में से कि शॉर्ट टर्म में बिफोर 23 कितना है और आफ्टर 23 कितना है। इसके लिए आपको जाना होगा ट्रेड वाइज एग्जिट वाली शीट में। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी होगी जो आपको ध्यान से समझना है। इस वर्किंग का ऑब्जेक्टिव समझिए। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि बिफोर 23 कितने प्रॉफिट्स हैं, आफ्टर 23 कितने प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट स्पेस करके इस रो को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा। एग्जिट डेट पे आप फिल्टर लगाएंगे A to Z। इससे होगा क्या, एग्जिट डेट जो है वो आपकी एक सीरीज़ में आ जाएगी, यानी 2024 अप्रैल से लेकर के मई जून जुलाई ये सीरीज़ में आ जाएगी। इसके बाद आप टर्नओवर के बाद 2 कॉलम आपको ऐड करने होंगे। एक कॉलम आप ऐड कर दीजिए पीरियड का, एक कॉलम ऐड कर दीजिए नेचर का। नाउ अगर हम पीरियड की बात करें तो यहाँ आप डाल दीजिए बिफोर 23 जुलाई। बिफोर 23 जुलाई का पीरियड आप कब तक डालेंगे बताइए? 23 जुलाई से पहले तक का डालेंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाइए एंड 23 जुलाई ढूंढिए, उससे पहले की डेट ढूंढनी है आपको। सो 25 जुलाई मुझे दिख रही है एंड इससे पहले 23 जुलाई दिख रही है, बट इससे बिफोर डालना है मुझे। ये रहा 4/7/2024। यहाँ तक मैं क्या करूँगा, ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा अपनी डेट को, क्योंकि अब हमने अपनी ये पूरी जो डेटा है उसको डेट के अकॉर्डिंग, एग्जिट की डेट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना एग्जिट की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ हमने इसको शॉर्ट कर लिया है। देन उसके बाद ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। ठीक है, इसको हम लास्ट तक क्या करते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू और आएगा, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। हमारे केस में बिकॉज इंट्राडे भी है तो ये इक्विटी है, पूरा इक्विटी के अंदर हम ये फिल्टर लगा रहे हैं। इक्विटी के अंदर ये इक्विटी है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें से ना हम जो इंट्राडे वाली ट्रांजैक्शन है उसको रिमूव कर लेते हैं, बिकॉज इंट्राडे का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में जहाँ पर भी आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पर नीचे जा कर के 0 वैसे रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हमने कर दिया है, मैंने ऑलरेडी इसमें से 0 रिमूव कर दिया था। आप क्या करना, आपका ना 0 आ रहा होगा, 0 सेलेक्ट कर लेना एंड इसको शिफ्ट स्पेस नीचे जाके कंट्रोल माइनस कर देना, तो ये वाली जो 0 वाली रो होगी वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ से 0 डिलीट किया हुआ है, क्योंकि 0 वाला पीरियड जो होगा वो आपकी इंट्राडे की ट्रांजैक्शंस होगी, और इंट्राडे की ट्रांजैक्शन में हमको बिफोर एंड आफ्टर वाला कंसेप्ट चाहिए नहीं, तो वो हमने पहले ही रिमूव कर दिया। अब जो है नेचर में आइए, नेचर में आपको ये देखना है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे आप एक फ़िल्टर लगाइए पीरियड ऑफ होल्डिंग में। पीरियड ऑफ होल्डिंग में नंबर ऑफ फिल्टर में लगाइए ग्रेटर देन 365 से ज़्यादा जो होगा ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा आपका। तो इसको आप लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई कर दीजिए इन सभी एंट्रीज़ को, नीचे जाके एंड यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, ये लॉन्ग टर्म आ गया। एंड इसके अलावा बाकी जो बैलेंस बचा, क्योंकि अब इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंट्राडे तो हमने हटा दिया इक्विटी में से, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म हमने क्लासीफाई कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो शॉर्ट टर्म की बचेगी। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाइए ब्लैंक्स के ऊपर, जितने भी ब्लैंक डेटा है ये शॉर्ट टर्म का होगा हमारा। हम ये सारा एफर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको ये जानना है 23 से पहले कितना प्रॉफिट, 23 के बाद में कितना प्रॉफिट। गेटिंग माय पॉइंट ना? नाउ वी विल रिमूव दिस फिल्टर। हमारा ये डेटा सारा हो चुका है। अब हमको एक छोटा सा पाइवट टेबल इंसर्ट करना होगा। इक्विटी के अंदर जाइएगा, इक्विटी के अंदर यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिएगा एक पाइवट टेबल, एंड पाइवट टेबल का डेटा आप एग्जिट वाली शीट से लेंगे, सिंबल से सेलेक्ट कीजिए, लास्ट तक डेटा पूरी स्टेबल एरे को सेलेक्ट कर लीजिए, देन एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लगाना होगा फिल्टर। फिल्टर कैसे लगाएंगे आप? सबसे पहले जो पीरियड है, नेचर को आप डालिए रोज़ के अंदर, उसके बाद पीरियड को रो में नेचर के नीचे आप पुट करेंगे। उसके बाद आप डालिए सेल वैल्यू को वैल्यूज़ के अंदर डालिए, उसके बाद बाय वैल्यूज़ को वैल्यूज़ के अंदर डालिए, उसके बाद प्रॉफिट को वैल्यूज़ के अंदर डालिए, एंड ये जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं इस वैल्यू में से ज़ीरोज़ को रिमूव कर दीजिए, ये आ जाएंगी।
ठीक है, लॉन्ग टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म आ गया। अब इसको आप एक बार मैच कर लीजिए अपने डेटा से। ये देखिए हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितना था, ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट 14,314। शॉर्ट टर्म यहाँ पर देख लीजिए कितना है 14,315, तो 315 ही है वैसे, 0.94 हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखिए 1,21,146, ये रहा लॉन्ग टर्म 1,21,147। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जैक्टली मैच हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ गए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आ गए। अब हमारे बचते हैं ये चार्जेस। इन चार्जेस को कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, चार्जेस कैसे आपको यहाँ पर लेने हैं। पहले हम ये वाली वैल्यू एक बार पुट कर देते हैं, फिर हम इन एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे। और एक्सपेंसेस मैंने शायद आपको FN और करेंसी के भी नहीं समझाए, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो चार्जेस की तरह, चार्जेस से पहले एक बार मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ सो दैट ईजिली हम इस चीज़ को कर सकें। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब मैं दोनों शीट्स को एक साथ खोलता हूँ सो दैट ईजिली मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। ओके, सो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में डालते हैं बिफोर 23 जुलाई 2024। शॉर्ट टर्म में बिफोर 23 जुलाई ग्रॉस कंसिडरेशन कितनी आ रही है, तो बिफोर 23 जुलाई आ रही है 3930618 एंड आफ्टर आ रही है शॉर्ट टर्म में 8195378। एंड अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें सो 3222338। अगर हम बात करें आफ्टर 23 जुलाई की 8889343। परफेक्ट। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, सो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बात करें बिफोर 23 की 41497 एंड बात करें आफ्टर 23 की 333458। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस डेटा को जस्ट यहाँ पुट कर रहे हैं अपनी वर्किंग के अंदर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इक्विटी शेयर्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो कॉस्ट है 16275 एंड यहाँ पर है 237534। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी की सारी 3930618, 8195378, 322338, 889343, 4116, 333458। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब करते हैं एक बार इसके एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन करते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है तो वो ध्यान से एक बार देखिएगा एक्सपेंसेस किस तरीके से आप यहाँ बाइफर्केट करेंगे। पहली चीज़, एक्सपेंसेस को बाइफर्केट करने से पहले यू नीड टू नो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होते हैं, STT जो होता है वो आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो STT रहेगा ना आपका, वेयर इज STT, ये रहा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। बाकी जो फिगर बची ये और ये आ गया फिर आपका अदर डेबिट एंड क्रेडिट। अब अदर एंड डेबिट एंड क्रेडिट में भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको समझना पड़ेगा। 8740 के आपके एक्सपेंसेस हैं। अदर डेबिट एंड क्रेडिट में जाइए, अदर डेबिट एंड क्रेडिट में इक्विटी के अंदर जाना है आपको। इक्विटी के अंदर आपको कई सारे मिलेंगे, यहाँ पर देखिए DP चार्जेस भी हैं और प्लेज चार्जेस भी हैं और काफ़ी तरीके के चार्जेस हैं। कैपिटल गेन में आपको केवल वही चार्जेस अलाउ होते हैं जो ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जो कि DP चार्जेस हैं हमारे केस में। तो हम यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाएंगे, इक्विटी के अंदर फ़िल्टर लगाना है और यहाँ आप फ़िल्टर लगाएंगे DP चार्जेस एंड इसको एंटर कर दीजिए। तो आपके जो DP चार्जेस हैं इक्विटी के ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए वो आ जाएंगे। इसका आप अगर टोटल करेंगे तो सम आ जाएगा आपका, हमारे केस में आ रहा है 755 रुपीज़ आ रहा है, 0.79, 755 ले लेते हैं हम। सो हमको 755, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 755 ये हो गया, प्लस यहाँ से सम कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, STT नहीं लेना है हमको, प्लस सम कर दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो STT हटा करके ये चार्जेस हमारे ये वाले आ गए। इन दोनों को अगर आप सम कर देंगे प्लस एंड प्लस, तो ये हमारे चार्जेस आ जाएंगे 32,403 रुपीज़ के हमारे ये चार्जेस हैं। अब 32,403 रुपीज़ के जो ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस आपके इक्विटी के चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से हमने STT हटा दिया है, STT के अलावा ये चार्जेस आ गए। अब ये चार्जेस 3 चीज़ों के हैं, ध्यान से नोट कीजिए, एक इक्विटी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, कैसे बाइफरकेट करेंगे? मैं जो रिकमेंड करता हूँ इस एक्सपेंस को बाइफरकेट करने के लिए हम टर्नओवर का सहारा लेंगे। जो टर्नओवर होगी उस रिस्पेक्टिव टर्नओवर में हम इसको बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है,
जो सेल वैल्यू होगी, ये वाली जो सेल वैल्यू निकल के आएगी, उसमें हम इसको बायफरकेट कर देंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे, तीनों का पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, टर्नओवर लिख लेता हूँ। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा, ये मेरा व्यू है, किसी और प्रोफेशनल का हो सकता है वो किसी और तरीके से ऐसे इसको ट्रीट करता हो, बट मुझको ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट मेथड लगता है इन एक्सपेंसेस को बायफरकेट करने का। वैसे टर्नओवर नहीं लेंगे बिकॉज कैपिटल गेन भी है ना, तो इसको हम सेल वैल्यू ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर टर्म रहेगी यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म की सेल वैल्यू क्या है, यहाँ से आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इंट्राडे का कर लेते हैं ना, इंट्राडे का हमारे पास है। इंट्राडे की सम की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई, ये लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ इन्होंने, शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म पे लगाते हैं। देन शॉर्ट टर्म पे फॉर्मूला लगेगा, सेल के ऊपर लगा दीजिए, शॉर्ट टर्म की सेल वैल्यू ये आ गई। देन लॉन्ग टर्म की सेल वैल्यू प्लस सम एंड लॉन्ग टर्म की सेल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, ये आ गई, राइट। ये आपके आ गए। अब हमको चाहिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने कितने होंगे, ठीक है। सो एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक इसको अब बायफरकेट करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। अब मैथ का लॉजिक लगेगा यहाँ पे सिंपल सा, ये आपके एक्सपेंस है, इसको डिवाइड करना है, इसको टोटल एक बार निकालो, टोटल कितना आ रहा है, इसका सम करके आप टोटल निकालो, इन तीनों का ये आ गया टोटल। ओ सॉरी, यहाँ फॉर्मूला लगेगा सम, ये आ गया, ठीक है। आप इस एक्सपेंस को डिवाइड कर दीजिए टोटल एक्सपेंस से, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले रिस्पेक्टिव हेड से, एंड इसको तीनों को ड्रैग, अच्छा यहाँ पे दोबारा से लगाना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। और इन तीनों का अगर आप सम करेंगे, इसका मैं जीरोस पहले रिमूव करता हूँ, इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो है वो 32403 का ये निकल के आ जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मैच हो जाएगा। हमने इसको बायफरकेट कर दिया, ठीक है। अब बायफरकेट करने के बाद एक बायफरकेशन और करना होगा। सर अब कौन सा बायफरकेशन रह गया भाई, अब आपको निकालना होगा शॉर्ट टर्म में बिफोर वाले में कितना गया और आफ्टर में कितना गया। सिमिलरली लॉन्ग टर्म के अंदर बिफोर 23rd कितना, आफ्टर 23rd कितना, वो बायफरकेशन भी तो करना होगा ना। तो सर वो बायफरकेशन हम अपनी यहाँ पर इस वाली शीट में कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो आ जाइए, पहले लॉन्ग टर्म में आ गया कितना 691, लॉन्ग टर्म का जो टोटल आएगा ना, लॉन्ग टर्म 112A का वो आएगा 691 है, 961 है, 961 है, 961 है। और शॉर्ट टर्म का कितना है 31093, 31093 ये आ गया। अब इसका बायफरकेशन कीजिए। देखो बायफरकेशन कैसे करोगे, अब ग्रॉस कंसिडरेशन इन दोनों का ले लो, सम ले लो, इसी तरीके से नीचे भी सम ले लो, एंड यहाँ पर भी ग्रॉस कंसिडरेशन के रेशियो में इसको बांट दो। अब फिर से रेशियो में बांटना है तो सिंपल फॉर्मूला, अब यहाँ पर आपको लॉजिक्स लगाने हैं। देखो प्लस ये आपका एक्सपेंस है, डिवाइड कर दो टोटल से, मल्टीप्लाई बाय मेरा शेयर, ये आ गया। सिमिलरली दिस डिवाइड कर दो टोटल से, मल्टीप्लाई बाय आफ्टर, तो ये आ गया, ठीक है। बिफोर का ये आ गया, आफ्टर का ये आ गया, दोनों को आप सम करोगे तो 3109 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एंड यहाँ फॉर्मूला लगेगा दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमको यहाँ शॉर्ट टर्म में आफ्टर वाले में लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म में टोटल में भी हमको लॉस ही, शॉर्ट टर्म में लॉस ही था ना, वैसे दिखाना एक बार शॉर्ट टर्म में क्या आ रहा है। वैसे इंट्राडे शॉर्ट टर्म में वैसे हमको प्रॉफिट था 14,314 का प्रॉफिट था, बट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा हुए, 31093 के हुए। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज एक्सपेंसेस हमारा जो है यहाँ पर नेट आप देखेंगे लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेट लॉस कितना 16,778 का लॉस निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। वैसे तो प्रॉफिट थे बट बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंसेस हमारा लॉस निकल के आ गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, इस लॉस को हम देखेंगे कैसे इस लॉस को सेट ऑफ करता है हमारा यूटिलिटी, और कैसे इस पर काम होता है वो भी आप समझेंगे, तो आपको उसका भी एक आइडिया मिल जाएगा सेट ऑफ किस तरीके से होता है। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। अब लॉन्ग टर्म में भी सेम चीज़ करनी है, दिस इज योर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय माई प्रोपोर्शनेट, तो 106
प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय माई शेयर, दिस आ गया, प्लस दिस माइनस दिस आ गया, प्लस दिस माइनस दिस आ गया, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे निकालोगे तो इसमें से माइनस कर देंगे ये, प्लस इसमें से माइनस कर देंगे ये। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट्स हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर जो टैक्स लगेगा वो 1,25,000 के बाद ही लगेगा। हमारा 1,20,000 है, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर हमारा कोई कैपिटल गेन यहाँ नहीं बनेगा, बिकॉज 1,25,000 की लिमिट यहाँ पर हमारी होती है। ओके सर, दिस इज हाँ, ये इसको ना कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, वरना वो इसको भी कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, फिर इस एक्स्ट्रा इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हमने बांट दिए कैपिटल गेन के। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई आपकी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे तो यहीं पे काम हो जाएगा आपका। ये आपकी सेल वैल्यू आ गई, ये आपकी बाय वैल्यू आ गई, एंड सेल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड इसको आप मैच कर सकते हैं दिस प्लस दिस, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली पोर्टल पर यूटिलिटी में अपलोड कर देंगे, अलग से यहाँ पर इसको शीट में डालने की ज़रूरत है नहीं। और ये इसके अंदर नहीं आएगा 111, ये वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होते। डेट म्यूचुअल फंड के जो होते हैं वो अलग होते हैं, 111A के अंदर वो नहीं जाते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। कुछ एक्सपेंसेस और रह गए थे, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे F&O के अंदर, तो F&O में हमारे जैसे ये वाले एक्सपेंसेस हैं सारे। F&O में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे कैपिटल गेन में हमको STT अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन F&O के अंदर आपको STT अलाउ कर दिया जाता है। F&O में आपको STT भी मिल जाएगा, कितना है यहाँ पर जैसे, और STT का ना काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस STT में जाता है आपका, तो बिजनेस के अंदर वो अलाउ कर दिया जाता है। तो अगर आप मेरे P&L में देखेंगे, हमने P&L में इसको सेपरेटली डेबिट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक F&O एक्सपेंसेस में आप चेक कीजिए, F&O एक्सपेंसेस में मैंने 63760 लिया हुआ है। कैसे इसकी कैलकुलेशन हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने सम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा, अरे भाई कर लो सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोटल हो गया। अब इसमें से ये अदर डेबिट एंड क्रेडिट 118 आ रहा है, तो 11 जब ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, 118 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब ये कोई रिवर्सल मिलता है, जो ब्रोकरेज का रिवर्सल आपको मिलता है वो रिवर्सल है, तो इसमें से आपको ये माइनस करना होगा, मतलब ये एक्सपेंस में से माइनस होगा, एक्सपेंस को कम करेगा ये, एंड 63760 आएगा आपका ये। मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे F&O में आप जाएंगे, अदर डेबिट एंड क्रेडिट में जाइए, यहाँ में फ़िल्टर वैसे उस पर लगा नहीं है। F&O में देखिए, F&O में आपका कॉल एंड ट्रेड चार्जेस इन्होंने जो है वो कितने 118 रुपीज़ के डेबिट किए हैं, उसके बाद रिवर्सल कर दिया ऑफ F&O ब्रोकेज, तो वो 236 का रिवर्सल हो गया है। इसका मतलब एक्सपेंस आपको ज़्यादा ही वापस मिल गया, यहाँ पर तो ज़्यादा कैसे वापस मिल गया, खैर नेवरदलेस ज़्यादा आपका वापस ज़्यादा मिल गया, तो हमने एक्सपेंस में से उसको कम कर दिया, तो 63,760 रुपीज़, 63,760 रुपीज़। कॉमोडिटी के एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो कॉमोडिटी के एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे आपके, ये रहे, इसका ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंसेस में ऐड होंगे, तो ये टोटल जब हमने ऐड किया तो 2737 आ गया, 2737 आ गया। उसके बाद करेंसी के एक्सपेंसेस कितने हैं, करेंसी के एक्सपेंसेस इसका सम जब हमने किया तो 1232 ठीक है। तो ये सारे हमने एक्सपेंसेस भी यहाँ पर P&L में क्लेम कर लिए हैं। जितने हमारे PGBP के एक्सपेंसेस हैं वो आप P&L में क्लेम करेंगे, और जितने कैपिटल गेन के एक्सपेंसेस हैं वो हमने अपनी कैपिटल गेन शीट के अंदर क्लेम किए हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंपटीशन होती है। इसके अलावा जो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है वो आप अपने अदर सोर्सेज में डालेंगे, और जो डिविडेंड की इनकम है वो भी आपको अदर सोर्सेज के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। तो अदर सोर्सेज के लिए आप अपना फॉर्म AIS चेक कीजिएगा, AIS के अंदर आपको आपकी इंटरेस्ट की इनकम मिल जाएगी, एंड बाकी डिटेल जो है वो आपको आपके AIS में मिल जाएंगी। आपका डिविडेंड कितना है, आपका इंटरेस्ट FD के ऊपर कितना है, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट है, वहाँ से आप इन फिगर्स को ले सकते हैं। नाउ कंप्यूटेशन पार्ट इज़ डन, शेयर मार्केट का ही मुझको स्पेसिफिकली आपको दिखाना था। अब हम चलेंगे ITR फाइलिंग की तरफ, और ITR फाइलिंग जो है वो अभी ऑनलाइन तो स्टार्ट हुई नहीं होगी, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ITR यूटिलिटी ज़रूर आ गई है ITR 3 की, तो बिकॉज हमारा बिजनेस है, F&O है, तो हमको ITR 3 यहाँ पर फाइल करनी होगी। मैं आपको यूटिलिटी की हेल्प से बता देता हूँ किस तरीके से फाइल होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सारी फाइल्स को। ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल, इसके अंदर ये हमारी ITR 3 की यूटिलिटी है। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एंड प्रॉपर्टीज़ में अनब्लॉक कर दीजिए शीट को, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आप इसको ओपन कीजिए,
ओपन करने के बाद में आप होम पे आएंगे, ये सारी एक्सेल शीट्स आपकी यहाँ ये पूरी शेड्यूल्स यस होंगे। पार्ट ए जनरल पे आपको जाना है। जनरल में आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपनी प्रीफिल डिटेल्स को। उसके बाद कैसे डिटेल फिल करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रीफिल इंपोर्ट करने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। ना लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल पे जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए, डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे जाना है आपको, AY 2526, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पे जाइए, इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक कीजिए एंड जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आप इस फाइल को अपलोड कर दीजिए। आपका सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ना एक बार आपका डेटा इंपोर्ट हो जाता है, उसके बाद क्या क्या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है देख लीजिए। मोबाइल नंबर 2 आपको यहाँ डालना मैंडेटरी होगा, उसको आप डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो हमारा स्टेटस रेजिडेंट है। उसकी कौन सी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पर आपको उसकी कंडीशन बतानी होगी। तो 182 डेज से ज़्यादा आप इंडिया में रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेजिडेंट इंडिया के हो जाएंगे। नाउ अब डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी रिजीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं। रिजीम को सेलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि करंट असेसमेंट ईयर में अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए अप्लाई होगा। देखिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA जो है वो फाइल करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, बिकॉज हमारी FNO की इनकम है जो कि बिजनेस इनकम में जाएगी। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल ऑप्शन होगा बाय फाइलिंग फॉर्म 10IEA, ये आपको सेलेक्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, आपका आगे क्वेश्चनियर आएगा जिसमें आपसे डिसाइड होगा कि आप कौन सी रिजीम में जा रहे हो। सबसे पहले हैव यू एक्सेस, और हमारा जो केस है वो मैं समझा देता हूँ। लास्ट ईयर भी न्यू रिजीम थी हमारी, करंट ईयर भी हम न्यू रिजीम में ही ITR फाइल करेंगे। ओल्ड रिजीम जो कि डिफॉल्ट रिजीम है, ओल्ड रिजीम में कोई लेना देना हमारा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 में पूछा जा रहा है। दैट मीन लास्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट किया था। आंसर इज नो, हमने लास्ट ईयर ऑप्ट आउट नहीं किया था। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि अच्छा लास्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया था, करंट ईयर का स्टेटस बताइए। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या करंट असेसमेंट ईयर में आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमारा आंसर रहेगा नो, हम ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से सेलेक्ट करने हैं अपने ऑप्शंस, तभी आप सही रिजीम में जाकर के अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7th प्रोविजो टू 139(1), इसको आप नो कर देंगे, इसमें यस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपकी और डिटेल्स आएंगी वो देख लीजिएगा आप। 115H का बेनिफिट में नो रहने दीजिए। पोर्टुगीज सिविल कोड, अगर आप गोवा के या दमन एंड दीव हवेली के रेजिडेंट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव SSC में नो करेंगे। क्या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो यस कीजिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या आप पार्टनर हैं किसी फर्म में, अगर आप पार्टनर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद whether you have held any unlisted equity share at any time during the previous year, यहाँ पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, ना कि लिस्टेड शेयर्स की। तो जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए वो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, तो उस केस में आपको नो ही रखना है। अगर आपने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यस करके यहाँ देनी होती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि IFSC सेंटर है आपके ऊपर एप्लीकेबल, वहाँ पे आपकी यूनिट है, इसमें आप नो रहने दीजिए। और अगर आप FPI हैं तो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, यहाँ पे भी आप नो रखेंगे। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली ये चीज़ें दिख पाएँ। एक्सेल के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अब आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 44AA, तो हमने ऑलरेडी अपना PNL एंड बैलेंस शीट बना दिया है हम ऑन द बेसिस ऑफ अवर PNL रिपोर्ट, तो इस पर हम यस करेंगे। एंड उसके बाद वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर 44AE, 44B, BB, AD, ADA एंड BBA, ये सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन होते हैं और इससे आपको कोसों तक दूर रहना है अगर आप शेयर मार्केट इंट्राडे FNO में काम करते हो तो इसलिए यहाँ पर नो ही रखना है आपको हमेशा। इफ़ नो, वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल जो है इज़ बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़, आपकी सेल 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है यस, इसका मतलब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। दूसरा ऑप्शन है नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। थर्ड ऑप्शन है नो टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़। अगर आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। हमारे केस में जो टर्नओवर है वो हमने ऑलरेडी इसीलिए निकाली थी बिकॉज हमको इसका आंसर देना था सही से। हमारा टर्नओवर जो है दैट इज़ 1,34,06,737 विच इज़ इन बिटवीन ऑफ 1 करोड़ टू 10 करोड़। हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा दैट वुड बी
नो, टर्नओवर यहाँ पर रहेगा इन बिटवीन ही पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे 2 क्वेश्चनर और पूछे जाएंगे जो कि है कि इफ़ येस अगर आपने सेलेक्ट किया है यानी आपकी टर्नओवर 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, आपको जो एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव हुआ है वो इन कैश वो नॉट एक्सीडिंग 5% है ऑफ टोटल अमाउंट। तो इसका मतलब आपने जो सम रिसीव हुआ है, जो आपको रिसीविंग हुई है वो सारी की सारी ऑनलाइन मेथड से हुई है, कैश में बहुत कम हुई है, कैश में हुई नहीं है। ऑनलाइन देखिए, जब आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सारी ट्रांजैक्शन आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होती है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, कैश में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, एवरी ट्रांजेक्शन इज़ थ्रू बैंकिंग चैनल। तो आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको येस सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी आपने पेमेंट्स की हैं वो सारी पेमेंट आपके बैंकिंग चैनल से हुई हैं, मतलब 5% का मार्जिन दिया जाता है बट कैश में 5% से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आप इस स्टेटमेंट येस करेंगे। जब आप इन दोनों को येस कर देंगे, अब आपके लिए जो टर्नओवर लिमिट सेट हुई है वो 10 करोड़ की हो गई है। इसीलिए मैंने आपको जो बताया था कि हमारे केस में जो टर्नओवर लिमिट है वो 10 करोड़ है, वो तभी होगी जब आप इस तरीके से येस येस एंड येस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको और ऑप्शन दिखेंगे, वेदर यू आर लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, इसको आप नो कीजिए, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो प्रोविजंस हैं उसके लिए होता है। और ऑडिट रिपोर्ट किसी और सेक्शन में है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, किसी और एक्ट में आपका ऑडिट हुआ है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई है। उसके बाद आप जाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस में अब आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नए यहाँ पर कोड्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं जो पहले नहीं होते थे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोड है 21009। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ बिकॉज ये नई न्यूली ऐड हुई हैं। हमारा केस पहले आपको समझना होगा, इंट्राडे भी है, FNO भी है, और क्या है, कमोडिटी भी हमने की है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमने की हैं। आप सबसे नीचे जाएंगे एंड लिस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा 21,000 की, 21,210 एक सेकेंड यहाँ मिलेगा आपको, ये रहा 21009। 21009 जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप देंगे इंट्राडे में आपने काम किया है। उसके बाद आप जाएंगे और आपने जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कीजिएगा। 21009 हो गया। 21010 है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, यहाँ आप डालेंगे FNO। उसके बाद FNO हमारे केस में है इसीलिए जो जो आपके केस में एप्लीकेबल है ध्यान से देखिएगा आप। उसके बाद है बाइंग एंड सेलिंग शेयर। बाइंग एंड सेलिंग शेयर कब आता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल गेन आपको होते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग शेयर आ जाता है 21011। वैसे ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, तो बाइंग एंड शेयर ट्रेडिंग नॉर्मल भी आपका जो ट्रेडिंग है वो भी यहाँ कवर हो जाती है। बाइंग एंड सेलिंग शेयर जो है ये आपका नॉर्मल यहाँ पर कवर हो जाएगा, और इसमें आप दे सकते हो सेलिंग शेयर्स। एंड उसके बाद क्या है, कमोडिटी में ट्रेडिंग भी है। कमोडिटी ट्रेडिंग का तो शायद इन्होंने ऑप्शन ऐड किया नहीं है, तो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आप क्या डाल सकते हो, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग भी है हमारे केस में। तो आप 21008 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हमको एक ऐड करना पड़ेगा, ऐड रो करते हैं, और यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सेलेक्ट, ये बाइंग एंड सेलिंग हो गया। एंड यहाँ पर लास्ट में करते हैं अदर सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन इज़ कंपलसरी, शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन डालना भी आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी होता है। तो इसमें आप डालेंगे कमोडिटी, एंड कमोडिटी के बाद अगर आपको एक और ऐड करना है, करेंसी ट्रेडिंग भी है हमारे केस में, तो हम यहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग डाल देंगे एंड कमोडिटी ट्रेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर ट्रेड नेम अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप अपना नेम जो है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंसी ट्रेडिंग में सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, ये वाला आएगा डुप्लीकेट सबको, अच्छा डुप्लीकेट सबको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अपने को एक ही डालना पड़ेगा। तो कमोडिटी एंड करेंसी एक ही में डाल देते हैं, करेंसी, ठीक है, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने जितने भी हमारे नेचर ऑफ बिजनेस थे जो एप्लीकेबल उसके कोड्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं करेक्टली। उसके बाद आप जाएंगे पार्ट ए बैलेंस शीट के ऊपर, एंड बैलेंस शीट में हमको डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले आप अपनी वर्किंग में जाइए, बैलेंस शीट में जाइए, प्रोप्राइटर कैपिटल 1616790,
16790। उसके बाद क्या है, आप नीचे जाएंगे, असेट्स में आ जाइए। असेट्स के अंदर आपको डालना है बैंक बैलेंस एंड शेयर एंड सिक्योरिटी। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ जाइए, यहाँ पर सन्ड्री डेटर कैश एंड बैंक बैलेंस ये आ जाएगा आपका। कैश इन हैंड नहीं, बैंक बैलेंस कितना है 1560900। एंड शेयर्स के लिए आपको कहाँ डालना होता है, शेयर जो हमारे हैं 55,890 के लिए, उसके लिए आप ऊपर जाएंगे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम ये डाल देते हैं बिकॉज हमको बाइफर्केशन नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में कितना है, शॉर्ट टर्म में कितना है। आप शॉर्ट टर्म में डाल दो। कहाँ गया, शॉर्ट टर्म में इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 55,890 रुपीज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 1560900 ये आ जाएगा। टोटल देखिए कितना आ रहा है 1616790। सोर्सेज ऑफ फंड को एप्लीकेशन ऑफ फंड से मैच कर लीजिएगा, 1616790 एंड 1616790। कई बार ऐसा होगा जब आप इसको मैच करोगे अपनी बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होता है बिकॉज बैलेंस शीट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर असेट एंड लायबिलिटीज़। बट ये जो आपका पार्ट BS होता है ये सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है। बट आपका टोटल मैच होना चाहिए। टोटल का मतलब हो गया जैसे आपका जो सोर्सेज ऑफ फंड है दैट मस्ट बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद नो अकाउंट केस हमारा है नहीं, तो यहाँ कुछ भी फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं डालना, ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ नहीं डालना आपको। PNL अकाउंट में आप डायरेक्टली आएंगे एंड PNL अकाउंट में दो चीज़ें हैं। PNL अकाउंट में आइए, सबसे पहले PNL अकाउंट में जो क्रेडिट है, क्रेडिट वाली ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ डालना होगा। एनी अदर इनकम आपको दिख रहा है, अदर इनकम देखिए, अदर इनकम के अंदर आपको मिल जाएगा एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम में हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। 3 रोज ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है और हमको कितनी ऐड करनी है 1 2 3, एक और ऐड करनी है, तो एक ऐड कर देते हैं। 4 टोटल ऐड हो गई। कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से टर्नओवर का पार्ट हटा दीजिए, यहाँ पर टर्नओवर का कुछ भी रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बस खाली जो आपका प्रॉफिट्स हैं वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। सॉरी, ठीक है, ये 4 थी, चारों की फिगर क्या थी वो डाल देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसको जूम आउट करके इन चारों की फिगर्स डाल देते हैं, विच इज़ हाँ 92697 65793 60975 167389। ठीक है, टोटल 386854। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद बारी आएगी यहाँ पे एक्सपेंसेस डालने की। एक्सपेंसेस में आप ना एक बार पहले यहाँ एनी अदर बेनिफिट वेदर एनी कंपनसेशन इंक्लूडेड इन 22 पार्ट 11 पे टू नॉन रेजिडेंट, इसमें नो ज़रूर कर दीजिएगा वरना आपका एरर आएगा बाद में। उसके बाद आप नीचे जाइए, आपको अदर एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। ये रहे आपके अदर एक्सपेंसेस। ये जितने भी आपके बैलेंस एक्सपेंसेस बचे हुए हैं ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब अदर एक्सपेंसेस में कितने हैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस में है 1 2 3 एंड 4, और 4 है हमारे पास। ये है हमारा 1 2 3 एंड इंटरडे का लॉस भी तो है 1 2 3 4 5 है, तो एक रो ऐड करनी पड़ेगी। ऐड रो, 1 रो ऐड करेंगे यहाँ पे। टोटल ये 5 है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ से जो टर्नओवर है इसको आप हटा दीजिए इस तरीके से। एंड इसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ से हम डाल देते हैं। ये आ जाएगा 679 26041 260 415 260 415 1232 63760 2737। टोटल आ गया 328823 328823। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए जो कि हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए, जो इंट्राडे का लॉस है ना ये हमको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना होता है। इसके लिए सेपरेट हमको एक कॉलम दिया हुआ है, तो इंट्राडे लॉस मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी इंट्राडे की। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12A के अंदर आपको इंट्राडे का टर्नओवर डालना है। टर्नओवर 679 है हमारे केस में, एंड जो लॉस है वो 679 का है, तो लॉस आपको यहाँ नेगेटिव में डालना होगा। यहाँ पे जो लॉस डालेंगे आप -679, क्योंकि हमारे केस में लॉस है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप प्लस में डालिए, लॉस हुआ है तो नेगेटिव में डालिए। तो इस तरीके से PNL अकाउंट आपका यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको
इंट्राडे जो है उसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली होती है। तो इंट्राडे आप अपनी ITR के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट वाले पार्ट में रिपोर्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया पार्ट ए। OI के अंदर आप जाएंगे। OI के अंदर यहाँ पे मर्केंटाइल आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड में नो, और उसके बाद यहाँ पे आपका सेलेक्ट आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस कर दीजिएगा एंड इसमें नो कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगी। एंड लास्ट में जा करके आपको TSPA जो है ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इसको भी नो करना होगा। ये आपका येस होगा ऑटोमेटिकली, इसको नो ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट के केस में आपको डालना होता है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। BP शेड्यूल में आप जाएंगे। BP शेड्यूल में आप देखिए, BP शेड्यूल के अंदर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कितना आ रहा है 58031। 58031 का जो है ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और इसमें से स्पेकुलेटिव का कितना है 679 का जो है वो लॉस है स्पेकुलेटिव का। ठीक है, तो आप अगर नीचे जाकर के देखेंगे बैलेंस बचा 58710। 58710 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और इसमें लॉस आपका जो है वो कितना है, नीचे आ जाएगा 679 का आपका लॉस है। अब ये जो लॉस है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्पेशली इंट्राडे के लॉस का ट्रीटमेंट। इंट्राडे का जो लॉस होता है वो स्पेकुलेटिव लॉस होता है आपका, एंड स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो केवल स्पेकुलेटिव नेचर की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। इसका मतलब 679 का जो लॉस है ये मेरी जो नॉर्मल इनकम है उससे सेट ऑफ नहीं होगा, केवल स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ होगा, और करंट ईयर में मेरी कोई और स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है। इसका मतलब ये 679 का लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड ये कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अप टू 4 ईयर तक, नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, उसके लिए मुझे कुछ सेपरेट करना होगा? कुछ भी नहीं करना, यहाँ से ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड शीट के अंदर ये चला जाएगा, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में शो करता हूँ। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो करंट ईयर में आपका चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे आप DPM, डेप्रिसिएशन शेड्यूल में कुछ भी नहीं डाला है हमने। ESR में भी कुछ नहीं डालना। कैपिटल गेन शेड्यूल आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम सीखेंगे जो डेट म्यूचुअल फंड है वो आपको किस तरीके से डालने होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कैपिटल गेन की शीट पे आ जाइए। कैपिटल गेन की शीट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 111A वाले डालने हैं हमको, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए 111A, 111A वाले कहाँ गए, ये रहे 111A वाले जो प्रॉफिट है वो आपको डालने होते हैं। फुल वैल्यू ऑफ, ये रहा पॉइंट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ सबसे पहले, यस ठीक है। नाउ 111A वाला जो प्रॉफिट है उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले डालनी है अपने को। जूम आउट करेंगे हम, थोड़ी सी ना एक्सेल में यही दिक्कत होती है, काम करने में तो फिर भी हो जाता है, बट मुझे वीडियो सिखाने में बड़ी दिक्कत होती है कि काफ़ी छोटी शीट होती है। इसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर का डालना होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बिफोर एंड आफ्टर 39,30,618, 39,30,618, 39 लाख। यार इसको मैं ना ऐसे करता हूँ तभी इजी रहेगा, वरना इतनी बड़ी अमाउंट में अगर इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत ना तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इतने में भी चल जाएगा काम। 39,30,618 एंड 8195,378। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इसने हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ 3,222,338, एंड यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 888,9343। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस ज़रूर है हमारे। एक्सपेंसेस कितने हैं 10079 एंड 21014। राइट सर, ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर शॉर्ट टर्म का सेक्शन 111A वाला। उसके बाद शॉर्ट टर्म के हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब देखिए कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये अपने को इस शीट में मिलेंगे, म्यूचुअल फंड की शीट में जाएंगे, ये रहे हमारे, इसको रिपोर्ट करना है अपने को। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये हमको अब रिपोर्ट करनी है, सेल वैल्यू दिस, बाय वैल्यू दिस, और ट्रांसफ़र रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं, कुछ भी नहीं है इसमें ट्रांसफ़र रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, अब हम जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 3 के बाद में आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 6। नीचे जाएंगे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 6, फ्रॉम सेल ऑफ असेट अदर देन A1, A2, A3, A4 और A5 अबव, ये पॉइंट नंबर 6 आएगा। नाउ यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे डालने के लिए। देखिए A है और B है, ध्यान से समझिएगा, दोनों को मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट नंबर A जो है वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर। अनकोटेड शेयर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, या जो प्राइवेट इक्विटी जिसको बोला जाता है, प्राइवेट इक्विटी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट ने उसको भी टैक्सेबल किया हुआ है, उन शेयर्स को जो है अनकोटेड शेयर बोला जाता है। दैट मीन्स द शेयर विच आर नॉट लिस्टेड ऑन इक्विटी, लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट, उनको अनकोटेड शेयर बोला जाता है। तो उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो पॉइंट नंबर ए में क्लासीफाई की जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर डिटरमिन इन प्रिस्क्राइब मैनर, वो आपको यहाँ डालनी होती है। एंड सी में आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर एज पर सेक्शन नंबर 50 CA। ये सेक्शन, इसके अकॉर्डिंग इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि क्या वैल्यू यहाँ ली जाएगी। तो केस ए में हमारा जो है यहाँ पर पॉइंट फॉल नहीं करेगा, बिकॉज हमारे क्या है, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड कहाँ आएंगे, सेकेंड वाला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज तो है ना, वो शेयर्स की बात नहीं है, बट वो सिक्योरिटीज़ के अंदर तो आएगा ना। सिक्योरिटीज़ के अंदर अब आपका क्या क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज़ के अंदर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर आपका ETF आ जाएगा, सिक्योरिटी के अंदर आपके बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, ये सारे सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाते हैं आपके। तो सिक्योरिटी अदर देन अनकोटेड शेयर, तो अनकोटेड शेयर के लिए तो पॉइंट नंबर 1 ने ट्रीटमेंट बता दिया। उसके अलावा जो भी सिक्योरिटीज़ है, तो हमारी डेट म्यूचुअल फंड जो होगा वो भी यहां पर कवर होगा। इक्विटी वाला नहीं, इक्विटी वाला तो ऊपर कवर हो जाएगा, ये है डेट वाला म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो डेट वाला म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सभी के लिए आपको 0.6 का ये 2 नंबर यूज करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे आपको दिखानी है। ठीक है, तो ये कितनी है हमारे केस में, अब ये हम डालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6,36,541, 636,541 ये आ गई सेल कंसिडरेशन। एंड उसके बाद डिडक्शंस में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वैसे भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस करेंगे, जो कि हमारे केस में है 5,99,969, 5,99,969 एंड आ गया आपका 36,572 के हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, ये 6 का पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तब भी आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर डालना होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन अनकोटेड शेयर। इसमें आप डालेंगे अपने डेट वाले म्यूचुअल फंड्स, अपने डिबेंचर्स, अपना और कोई सिक्योरिटीज़ है आपकी, तो वो आप इसके अंदर रिपोर्ट करके चलेंगे। नाउ सर, ये हमने रिपोर्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म की रिपोर्टिंग हमारी हो गई है। अब हम चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए शेड्यूल 112 के अंदर। शेड्यूल 112 के लिए यहाँ जाइए आप अपनी वर्किंग में, और ये आ जाएगी हमारी वर्किंग, और यहाँ आ जाएगा ये शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर शेयर आपने एक्वायर कब किए थे, तो यहाँ पर हमने आफ्टर 31 जनवरी 2018 एक्वायर किए हैं। उसके बाद 23 जुलाई से पहले वाला अलग करेंगे रिपोर्ट, और 23 के बाद वाला आफ्टर 23 जुलाई अलग रिपोर्ट करेंगे। सो बिफोर वाले में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, बिफोर वाले में है 41497 एंड आफ्टर वाले में कितनी वैल्यू है 3,33,458, 3,33,458 राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी है बिफोर वाले में 16275 एंड आफ्टर वाले में है 237,534 राइट सर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस 106 एंड 855 राइट। तो टोटल कितना आ जाएगा 1,20,185, 1,20,185 परफेक्ट हो गया ये आपका कैपिटल गेन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैपिटल गेन में आपको एक इन्फॉर्मेशन और डालनी होती है, नीचे आप जाएंगे पॉइंट नंबर 10 मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 10 में आपको क्वार्टरली वाइज ब्रेकअप देना होगा कि ये कैपिटल गेन जो हुए हैं आपको इसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो क्वार्टरली ब्रेकअप जो है वो आप यहाँ देंगे, ये BFLA शेड्यूल से लिया जाता है। तो पहले हम BFLA शेड्यूल की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर हम दोबारा कैपिटल गेन शेड्यूल पर ये फिल करने के लिए आएंगे। आगे जाएंगे, ये शेड्यूल हमारा हो चुका है। अदर सोर्सेज के अंदर जो भी आपकी इसके अलावा इनकम है वो आप यहाँ डालेंगे, जैसे डिविडेंड की इनकम है वो आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और
जो इंटरेस्ट की इनकम है और एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नाउ इसके बाद आता है CYLA एंड BFLA शेड्यूल। CYLA और BFLA शेड्यूल में आपकी फिगर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपुलेट होकर के आ जाएंगी। CYLA शेड्यूल में आपको कुछ नहीं करना, BFLA शेड्यूल में भी आपको कुछ करना नहीं है, बट एक काम करिएगा, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट ले करके इसको हम करेंगे सेव, बिकॉज इससे अब हमको कैपिटल गेन का जो हमारा शेड्यूल था, जो क्वार्टरली ब्रेकअप हमको देना था, वो हम फिल करेंगे। तो इससे फिर हम जाएंगे कैपिटल गेन में, एंड कैपिटल गेन के अंदर जो हमारा क्वार्टरली ब्रेकअप है वो हमको यहाँ देना होगा। कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर हम जाएंगे, लास्ट में ये रहा क्वार्टरली ब्रेकअप, इसमें हम देंगे। सो फर्स्ट में हमको यहाँ पर डालना होगा। अच्छा, अब क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट क्वार्टर आपका एलिजिबल आ रहा है उसके अंदर आप ये वैल्यू डाल सकते हो। तो पॉइंट नंबर 6A में कितना आ रहा है, 19794 हम यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो कि 10% से चार्ज किए जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म 10%, ये रहा लॉन्ग टर्म 10%। 10A के अंदर जो वैल्यू आ रही है, 10A की वैल्यू फर्स्ट वाले में इसको भी डाल दीजिए 25116, एंड उसके बाद जो 12.5% से चार्ज किए जाएंगे वो उसके नीचे आएगा 10B के अंदर, इसको भी आप फर्स्ट क्वार्टर में डाल सकते हैं 95069। ये हम क्वार्टरली ब्रेकअप दे रहे हैं, टेंशन मतलब इस पर टैक्स नहीं बनेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म 125 से कम के हैं, तो इस पर टैक्स आपका नहीं बनेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, एंड एक बार इसको ना ऊपर जाके वैलिडेट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे एक चीज़ मेक श्योर हो जाए कि आपका सारा अमाउंट ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आप CFL में जाएंगे, डिटेल ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे आपका एक लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, जो मैंने आपको बताया था इंट्राडे का आपका लॉस है 679 रुपीज़ का लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, इसको आप वैलिडेट कर देंगे, ये भी वैलिडेट हो जाएगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, VDA में कुछ भी नहीं है, ICDS में भी कुछ भी नहीं है। चैप्टर 6A की डिडक्शन तो हम क्लेम कर नहीं रहे हैं। SPI के अंदर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। AMTC में आपका कुछ नहीं आएगा। एग्जम्प्ट इनकम, अच्छा एग्जम्प्ट इनकम में ना एक एरर आता है, यहाँ पे एनी अदर में डिविडेंड लिखा होता है, तो इसको आप पूरे को क्या कीजिएगा ना, डिलीट कर दीजिएगा। सो बाकी सारे डिलीट कीजिएगा, फिर ये एनी अदर डिलीट कीजिएगा, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद इसको वैलिडेट कर देना, वरना आपके EI शेड्यूल के अंदर भी दिक्कत आएगी। पहले आप जो नीचे के हैं 4 ये डिलीट करना, फिर ऊपर वाला डिलीट करना, उसके बाद आपका डिविडेंड इनकम डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपका अब काम हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए PTI शेड्यूल में, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं फिल करना। TSPA में कुछ भी फिल नहीं करना। FSI में आपको डिटेल्स नहीं डालनी, फॉरेन असेट में नहीं डालनी, शेड्यूल 5A नहीं आएगा। एंड उसके बाद असेट एंड लायबिलिटी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तब डालना है, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। GST स्किप कर दीजिए। उसके बाद टोटल इनकम आ जाती है। IT के अंदर जो आपने टैक्स पे किया, टैक्स की डिटेल्स आपकी सारी आ जाएंगी। जो आपने इनकम टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स, वो आ जाएगा IT के अंदर। E-शॉप में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। TDS के अंदर आप वेरीफाई कर लीजिए, जो भी आपका TDS है फॉर्म 26A से मैच होना चाहिए, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ सारी ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद वेरिफिकेशन में जाके प्लेस ज़रूर डाल दीजिएगा, जो आपका प्लेस है, वरना उसकी एरर आएगी। उसके बाद आप कैलकुलेट टैक्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपके टैक्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी, और कितना आपका टैक्स बन रहा है, रिफंड बन रहा है, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो टैक्स हमारा यहाँ पर 0 ही बन रहा है, बिकॉज टोटल इनकम जो है वो हमारी काफ़ी कम है, और उसकी वजह से जितना भी हमारा TDS डिडक्ट हुआ है या जो भी एडवांस टैक्स हमने पे किया वो पूरा हमारा यहाँ पर रिफंड आ जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जनरेट जेसॉन पे क्लिक कीजिए, आपकी जेसॉन यहाँ से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद इस जेसॉन को हमको अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पे सेव जेसॉन का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिए, एंड इस जेसॉन को फिर हम अपलोड करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। नाउ जेसॉन फाइल हमको अपलोड करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफलाइन फाइलिंग एंड सेलेक्ट 139(1). पॉलिटिकल पार्टी में नो करेंगे। ITR टाइप ITR 3 है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे आप अपनी फाइल, एंड अगर कोई वैलिडेशन इशू होगा तो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज आपका वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाना है, आपका आधार OTP आ जाएगा, कंटिन्यू कीजिए। आपके मोबाइल पे आधार OTP से जो लिंक है मोबाइल, उस पर OTP आएगा, वेरीफाई कर दीजिए, आपकी रिटर्न यहाँ से फाइल हो जाएगी। आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको अपनी ITR 3 फाइल करनी होती है शेयर मार्केट के केसेस में। दिस इज़ वन ऑफ द वास्ट डिटेल रिटर्न जो मैंने आपको दिखाई है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी रिटर्न में सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू कंसिडर फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।